हेलो गाइस, लेक्चर स्टार्ट करने के पहले क्विक रिवीजन ले लेते हैं जितना हमने पढ़ा था अभी तक के काम। पहले क्या पढ़ा था? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस। फिजिकल चेंजेस क्या थे? जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता था। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा था। फिजिकल चेंजेस मोस्टली रिवर्सेबल होते थे, केमिकल चेंजेस रिवर्सेबल नहीं होते थे। फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, केमिकल चेंज का बर्निंग ऑफ कोल। फिर हमने पहले एक्सपेरिमेंट देखा था मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने का। उसके लिए हम पहले उसे सैंड पेपर से रब करते थे जिससे उसके ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हट जाए। कैसे बनती थी ये? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का रिएक्ट करके बनती थी। फिर हम जब इसे बर्न करते थे दो चीजें दिखती थी। पहली क्या? इट यूज टू बर्न विद अ वाइट डार्जलिंग फ्लेम, और दूसरा देयर वॉज फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पाउडर। ये व्हाइट पाउडर किसका था? MgO का। तो हमारी रिएक्शन क्या बन गई थी? Mg प्लस O2 विल गिव यू MgO। फिर हमने इसे बाद में बैलेंस करना भी सीख लिया था। चलिए ठीक है। फिर हम लोगों ने लेक्स एक्सपेरिमेंट लिया था जिसमें लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन को मिक्स किया था। हमने क्या पाया था? तो दो सोल्यूशंस को जब मिक्स किया तो एक सॉलिड बन रहा था और इसका कलर था येलो। तो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, एक तो चेंज इन स्टेट का कि सर दो सोल्यूशंस मिला के एक सॉलिड बन रहा है, और दूसरा चेंज इन कलर का। क्या कलर था? येलो। रिएक्शन क्या थी हमारी इसकी? PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki विल गिव यू PbI2 प्लस KNO3। PbI2 जो कि लेड आयोडाइड है वो येलो कलर का था और उसका प्रेसिपिटेट बन रहा था। प्रेसिपिटेट बनाने के लिए मैंने नीचे का ऐसा एरो दिखाया था। तो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सीख लिया, क्या क्या? चेंज इन कलर एंड चेंज इन स्टेट। फिर हमने एक और एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल्स के इसमें ऐड किया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। इनको डाइल्यूट वर्जन में ऐड किया था। जब ये ऐड किया तो हमें बबल्स बनना शुरू हो गए थे, मतलब एक गैस इवॉल्व हो रही थी। और दूसरा जब इसे टच किया मैंने टेस्ट ट्यूब को तो टेम्परेचर बढ़ चुका था। अब ये बबल्स किसके थे, गैस कौन सी थी, वो देखने के लिए मैंने क्या लाया था? कैंडल। वो पॉप साउंड के साथ बर्न कर रहा था। इसका मतलब कौन सी गैस थी वो? हाइड्रोजन। यही अगर मान लीजिए वो ज़्यादा अच्छे से बर्न करना शुरू कर जाता, मतलब कौन सी गैस होती है? ये ऑक्सीजन होती है, बट यहाँ पे थी हाइड्रोजन। तो अगेन हमने दो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस देखा, इसलिए मैंने गैस के बाजू में ऊपर का एरो बना दिया, और दूसरा क्या देखा हम लोगों ने? चेंज इन टेम्परेचर, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। बेटा जब एनर्जी रिलीज होती थी हमने आगे पढ़ा है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। परफेक्ट। तो देखिए हम जो अलग अलग ऑब्जर्वेशन थे केमिकल रिएक्शन में देख पा रहे थे वो क्या कहता है? चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। चलिए परफेक्ट। फिर इसके बाद में हम लोगों ने एक केमिकल रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाना उस चीज़ से हमने सीखा था। पहले था बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। आज वैसे ना ये बैलेंसिंग से एक और जो चीज़ काम में आती है वो बताने वाला हूँ मैं आपको। कब? इलेक्ट्रोलिसिस का समय, तब देखेंगे। चलिए छोड़िए, पहले बैलेंस। सर बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियरली बोलता है कि एक रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसीलिए हर एलिमेंट जो है हमारा रिएक्टेंट साइड में, उसके नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड के उसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम से इक्वल होने चाहिए। ये ठीक है आप लोगों को यहाँ तक के? इसलिए हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। जो रिएक्शन बैलेंस्ड ना हो उसे क्या बोलते थे हम लोग? स्केलेटल इक्वेशन। नेक्स्ट, सिंबल लिख सकते हो आप लोग बताने के कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, सिंबल ऑफ स्टेट लिख सकते हो। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, और एक और एक्वस के लिए AQ। एक्वस का मतलब क्या होता है? जब वो एलिमेंट या कंपाउंड पानी में प्रेजेंट हो। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं? कंडीशन जिसके अंदर वो रिएक्शन अकर हो रहा है। मान लो कोई पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो या टेम्परेचर पे हो, इसके बारे में लिख सकते हैं। एक और चीज़ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट अगर कोई प्रेजेंट है तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो कैटलिस्ट होता क्या है? बेटा कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। मतलब क्या है? खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा। बढ़ाता है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, घटाता है तो उसे नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। पहले कैटलिस्ट है नहीं, ये रिएक्शन केस में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO को हाइड्रोजन मतलब H2 के साथ रिएक्ट करूँ एट 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमें क्या मिलता है? CH3OH, जिसका नाम है मेथनॉल। दूसरा हम फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखते हैं, जो मैंने आपको कई बार बताया, मुझे तो बैलेंस वाला रटा हुआ है। क्या है? 6CO2 प्लस 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट विल गिव यू व्हाट? इट विल गिव यू 6C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2 मतलब ऑक्सीजन। बताइए। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है? अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसे बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, बताया था मैंने। तो वो अपन लोग प्रोडक्ट साइड में लिख देते हैं। और ये अगर एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो इसे हम लोग या तो रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं या आरओ के ऊपर लिखते हैं। पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने थर्मल वाला देखा था, तो आरओ के ऊपर क्या बनाया था अपने? ट्राइंगल। आज अपन इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट वाला देखने वाले। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ था CaCO3 को अगर हीट करूंगा
तो CaO प्लस CO2 बनता है। याद है ना CaO काय में काम में आता है, CO मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ ग्लास एंड सीमेंट पे काम आता है। दूसरे ये तो एंडोथर्मिक हो गया। एक्सोथर्मिक का क्या एग्जांपल देखा था हमने, Zn प्लस HCl विल गिव यू ZnCl2 प्लस H2। ठीक है सर। फिर अगर पीपीटी बन रहा है तो नीचे का एरो दिखा सकते हैं हम लोग, और अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो ऊपर का एरो दिखा सकते हैं। ये सब चीज़ें सिंपल है। फिर हम लोगों ने अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शंस देखे थे। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, थोड़ा सा आज पढ़ेंगे और उसे खत्म करेंगे। फिर और 3 होते हैं, एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट और एक होता है रेडॉक्स। तो ये सब पांचों अपन पढ़ने वाले हैं। पहला अपन पढ़ चुके थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बोलता है, मीन 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसका फॉर्मेशन कैसा है, A प्लस B प्लस C, ऐसे कई सारे आ जाएंगे, विल फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट Z। ठीक है। अब देखिए, अब मेरे को क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि गिव मी एन एग्जांपल इन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहाँ पे 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक अकेला कंपाउंड बनाए। तो इसलिए एग्जांपल क्या कह सकता हूँ मैं, C प्लस O2 विल गिव यू CO2, या Mg प्लस O2 विल गिव यू MgO। बट एक चीज समझ लीजिए, जब मैं आपको बोलता हूँ कोई रिएक्शन, तो मेजरली रिएक्शन अनबैलेंस्ड होती है, क्योंकि मैंने बैलेंस हर बैलेंस रिएक्शन रटी हुई नहीं है। तो इसलिए मेरे पास अनबैलेंस रिएक्शन होती है, आपको उसे बैलेंस करना जरूरी है। अगर एग्जाम में आप अनबैलेंस रिएक्शन लिखोगे तो कोई मजा नहीं आएगा, आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है। अभी एग्जाम्पल किसका दिया, 2 एलिमेंट्स मिलके एक अकेला प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब नेक्स्ट ऐसा भी आ सकता है कि 2 कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड बना है, सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। तो उसका क्या हो गया, CaO प्लस H2O विल गिव यू CaOH होल ट्वाइस। अब एक्चुअल में जो नेक्स्ट एक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं उसमें यही अपने को रिएक्शन देखने मिलने वाला है। तो ठीक है, देख लेते हैं। ये एक्टिविटी क्या बोलती है, क्विक लाइन में पानी ऐड करो। क्विक लाइन मतलब होता है CaO, इससे पानी ऐड किया तो बन गया CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई होप आपको पता है कैसा बनता है, Ca की वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस किया, CaOH होल ट्वाइस हो गया। साथ ही साथ अच्छी खासी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए देखिए प्रोडक्ट साइड में मैंने प्लस हीट भी लिखा है। ऐसे रिएक्शन तो क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन तो है, साथ ही साथ में ये एक्सोथर्मिक भी है। चलिए ठीक है। अब बेटा देखो, ये तो रिएक्शन हो गई। अब मैं आपको व्हाइट वॉशिंग प्रोसेस सिखा रहा हूँ। व्हाइट वॉशिंग मतलब घर में जब हम चूना लगा के चमकाते हैं ना घर को, वो वाली बात कर रहा हूँ। क्या करते हैं हम लोग, पहले तो CaO क्विक लाइन जो उसमें पानी मिलाते हैं उसे घोल लेते हैं। जब इसे हम घोलते हैं ना, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलता है। फिर हम ब्रश लेते हैं, ये सोल्यूशन को हम लोग दीवार पे पेंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो CaOH होल ट्वाइस है दीवार पे पेंट हो गया। ये 1-2 दिन लगा आता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करने के लिए। जैसे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करता है, ये CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट रहता है प्रेसिपिटेट फॉर्म में। तो क्या होता है, आपके दीवार के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर आना शुरू हो जाती है जो इटसेल्फ में शाइनी है, इसीलिए आपकी दीवार शाइन करना शुरू करती है। आपको बता दूं तो जो हमारे मार्बल्स जो होते हैं, हम लोग जो घरों में जो मार्बल के हम लोग टाइल्स लगाते हैं, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनते हैं। ठीक है। चलो, ये तो किसका हो गया, ये हो गया व्हाइट वॉशिंग प्रोसेस। अब मैं आपको टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड बता रहा हूँ। देखो, मैंने आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पहले बता चुका है, अब मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बता रहा हूँ। उसमें क्या करना पड़ता है, CaOH होल ट्वाइस में अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो वो CaOH होल ट्वाइस जो कि लाइम वाटर है मेरा, वो मिल्की टर्न होना शुरू हो जाएगा। क्या होना टर्न शुरू हो जाएगा, मिल्की कलर का। क्यों सर, क्योंकि CaCO3 प्लस H2O बनेगा। अब वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत देर तक के डालते रहा मैं फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो मिल्कीनेस मेरा गायब हो जाएगा, मतलब मिल्कीनेस विल डिसअपियर। ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए CaCO3 तो मेरा बन चुका था, उसमें पहले से H2O था ही, मैं और CO2 डाल रहा हूँ, तो उसके कारण कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaHCO3 होल ट्वाइस। ये सॉल्यूबल होता है पानी के अंदर, इसीलिए इसका कोई कलर दिखता नहीं है। चलिए ठीक है। अब हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन थोड़ा बहुत सुन ही चुके हैं, एक और बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी हमारी रिलीज होती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर मुझे देने हो तो बर्निंग ऑफ कोल मेजरली कार्बन का होता है, तो C प्लस O2 विल गिव यू CO2, तो अच्छी खासी एनर्जी निकलती है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यानी CH4 होता है, जिसे हम मीथेन भी बोलते हैं, कार्बन चैप्टर में नाम वगैरह का देखेंगे। तो CH4 प्लस O2 विल गिव यू CO2 प्लस H2O, पर हीट एंड लाइट एनर्जी रहता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब हमने खाना खाया, फूड, उसके अंदर क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होकर क्या अंदर है, ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिलता है तो CO2 प्लस H2O रिलीज करता है, साथ ही साथ अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज करता है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में एनर्जी आती है। रिएक्शन क्या है, एग्जैक्ट उल्टा है। सर किसके उल्टा है, सर ये फोटोसिंथेसिस का उल्टा है। ठीक है। फोर्थ अपन लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये प्लेनली रटना है। और फिफ्थ जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट मैं आपको बताता हूँ हमेशा तक, क्या डाइल्यूशन ऑफ एसिड या बेस भी एक्सोथर्मिक होता है। ये चीज़ के बारे में भी अपन लोग एसिड बेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे।
फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डीकम्पोजिशन शुरू किया था। डीकम्पोजिशन क्या होता था? व्हेन वन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ये हो जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ए ब्रेक डाउन हो जाएगा बी सी डी ई एफ, ऐसे अलग 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 इसमें। अब देखो रखे रखे तो ब्रेक डाउन होगा नहीं, तो इसके लिए हमें इसे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर याद है हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसे क्या बोलते थे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अब एनर्जी हम लोग 3 तरीके से देना सीख रहे हैं इस बार। कौन सा? एक तो हीट, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक फोटो। फोटो यानी कि सनलाइट। हमने हीट का देख चुका है। हीट से अगर ब्रेकिंग हो रहा है तो उसे बोलते थे थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट देखा, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हमने हीट किया। अब फेरस सल्फेट के इसको हीट करने के पहले हमने 2 प्रिकॉशंस लिए थे। क्या था? टेस्ट ट्यूब को रखा था हमने ड्राई, और साथ ही साथ में उसको अपने नाक के पास, उसको नाक के दूर रखा था। जब ब्रेक किया तो मुझे 2 ऑब्जर्वेशन दिखे। पहले तो बहुत ही ज़्यादा पंजेंट स्मेल आना शुरू हुई। पंजेंट स्मेल क्यों थी मैं बता देता आपको। SO2 और SO3 गैस के कारण थी। और दूसरा इसमें कलर चेंज हुआ था। कलर चेंज क्या हुआ था? पहले हमारा FeSO4 जो था वो था पेल ग्रीन कलर का, फिर वो थोड़ी देर के लिए व्हाइट कलर में चेंज हुआ, फिर वो ब्राउन कलर में चेंज हो गया था। वो व्हाइट कलर में इसलिए चेंज हुआ, जो कंसेप्ट आपको अभी एग्जैक्टली है नहीं, अगेन एसिड बेस्ड चैप्टर में आएगा, बट मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। व्हाइट कलर में इसलिए चेंज हुआ क्योंकि उसने अपना वाटर क्रिस्टलाइजेशन लूज किया। FeSO4.7H2, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार के लिए मैं, ये जो है वो किसका कलर है? वो है FeSO4.7H2। तो ये .7H2 वगैरह का मतलब क्या है? यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अभी आप इतना टेंशन मत लीजिए। फिर व्हाइट मतलब ये होता है FeSO4 का, और सर ये ब्राउन कलर, सॉरी दिख नहीं रहा था, ये ब्राउन कलर हो जाता है Fe2O3 का। समझा आपको? तो एक्चुअल में जब आपके क्रिस्टल्स आते हैं ना, वो FeSO4.7H2O के फॉर्म में होते हैं। अब आप बोलोगे सर बट हमने हमारे फॉर्मूला में तो लिखा नहीं है। हाँ, वो हमने लिखा नहीं है, बट ठीक है, आप अभी के लिए इतना समझ चलिए, वाटर क्रिस्टलाइजेशन था, वो लूज हुआ, उसके बाद में हमारी ये ऐसी रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो पहले क्या था? पेल ग्रीन कलर का था, फिर व्हाइट में कन्वर्ट हुआ, फिर ब्राउन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने कहा डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमने पहले भी देख लिया था। CaCO3 ऑन हीट। देखिए हीट के सिंबल में ट्राइंगल बनाया है, वो क्या आता है? CaO + CO2। CaO लाइम या क्विक लाइम, कुछ भी बोल सकता हूँ मैं इसे। सर इसके क्या कहते हैं, इसका यूज क्या होता है ये रिएक्शन का? बेटा ये रिएक्शन यूज किया जाती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट या ग्लास में। ठीक है, फिर हमने लास्ट पार्ट देखा था हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। ये रिएक्शन को बैलेंस वाले से रट लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि बैलेंसिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या है सर? ट्वाइस ऑफ 2 PbNO3 होल ट्वाइस ऑन हीट विल गिव यू 2 PbO + 4 NO2 + O2। बेटा इसमें भी हमने 2 ऑब्जर्वेशन देखा था। पहले तो इसमें ब्राउन फ्यूम्स आ रहे थे, तो ब्राउन फ्यूम्स किसके थे? वो NO2 के ब्राउन फ्यूम्स थे, और दूसरा PbO का येलो PPT बना था। याद करो बेटा, PbI2 का भी येलो PPT था और PbO का भी येलो PPT है। अपने यहाँ तक के लास्ट लेक्चर्स तक के सीखा था। अब आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए डीकम्पोजिशन एंड सनलाइट को यूज करते हुए डीकम्पोजिशन के बारे में मेजरली सीखने वाले हैं। तो ठीक है, तो पहले तो हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए डीकम्पोजिशन के बारे में सीखते हैं। बेटा देखो मेरा डायग्राम बहुत ही वाहियात बनता है, बट आप लोगों को इतना खराब बनाना नहीं है। मैं आपको डायग्राम बना बना के सबके सिखाता हूँ क्या हो रहा है। पहले बोलता है कि एक मग ले लो। ठीक है सर, एक मग्गा ले लिया मैंने, यहाँ पे मान लो इसका हैंडल वैंडल है। ठीक है, वो बोल रहा है फिर यहाँ पे नीचे 2 होल ड्रिल कर लो। ठीक है, 2 होल ड्रिल कर लिया। अब इसके अंदर रबर स्टॉपर्स लगा लो। तो ठीक है सर, ये देखिए ये रबर स्टॉपर जैसे लगा लिया मैंने। अब इसके बाद में वो बोलता है इसके अंदर आप पानी भर के रख लो। तो ठीक है, अपन ने इसके अंदर पानी भर लिया। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था आपको। हाँ, यहाँ पे फिर वो बोलता है 2 इलेक्ट्रोड्स लगा लो आप लोग। ठीक है सर, ये 2 इलेक्ट्रोड भी लगा लिया मैंने। अब क्या? अब इसके अंदर ये रबर स्टॉपर से इलेक्ट्रोड से जो कनेक्टेड थे, इसको 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक है, वो भी कर लिया। मान लीजिए ये पार्ट मेरा कैथोड का है और ये पार्ट मेरा एनोड का है। चलो ठीक है, अब इसके अंदर 2-3 बूंद 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 डाल दो। अब ये क्यों डालते हैं बेटा? ये इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर ये मान लीजिए वाटर जो था मेरा, ये प्योर वाटर था, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बट ये HCl और H2SO4 डालूगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसको HCl या H2SO4 में आयंस होते हैं H+ के, तो जैसे ही आयंस आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाती है। सर ये तो कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं, अभी नहीं समझा होगा आपको। आप एसिड बेसिस एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये दो चैप्टर्स जब पढ़ेंगे तो आपको आयंस
कैसे आए, क्यों आए, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में क्यों काम के होते हैं, वो चीज़ समझ जाएगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, हम लोग HCl या H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स इसलिए ऐड कर रहे हैं जिससे वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाए। चलो ठीक है सर, वो भी कर लिया। अब इनके ऊपर मैंने इन्वर्टेड ये लगा दिया, क्या कहते हैं इसे, टेस्ट ट्यूब्स। चलिए ठीक है, तो वो भी ठीक है। अब आगे क्या, अब मैंने आगे फट से इसका बटन ऑन करे, स्विच का, मान लीजिए स्विच को ऑन कर लिया, बिजली पास होगी, थोड़ा समय लगेगा, यहाँ पे बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे हमारे। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ, नोट से डायग्राम दिखाता हूँ, मैं तो बहुत ही ख़राब बनाया था। ठीक है, ये देखिए, ये डायग्राम है उसका, मैं तो इतना ख़राब भी नहीं बनाया था, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो बेटा, इसमें क्या होगा, मेरा एक है कैथोड, कैथोड में गैस कलेक्ट होगी और एनोड में भी गैस कलेक्ट होगी। कैथोड में डबल अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट होने वाली है सर, यानी क्या बोल रहे हैं आप, कुछ देर बाद आप देखोगे ना, ये जो गैस है ये कैथोड में ज़्यादा रहेगी और एनोड में कम रहने वाली है। सर ऐसा क्यों, बताऊंगा वो चीज़ तो मैं आपको। और दूसरा, अगर ये जो गैस है, ये जो कलेक्टेड गैस है, इसको मैंने बर्निंग कैंडल के पास में लाया, इसको किसके पास लाया, बर्निंग कैंडल के पास लाया, तो इट विल बर्न विथ पॉप साउंड। तो पॉप साउंड का बर्न हुई, मतलब क्या हो गया, ये हो गई हाइड्रोजन गैस। और वो ये वाली गैस को अगर मैंने बर्निंग कैंडल के पास में ला लिया, देखिए बर्निंग कैंडल के पास में ला लिया, तो कैंडल और एफिशिएंटली बर्न करेगी, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गई ऑक्सीजन गैस। वाटर ब्रेक होकर हाइड्रोजन में आया और ऑक्सीजन में आया, बस हाइड्रोजन के गैस के अमाउंट ज़्यादा आया। दूसरा ना बेटा, आप ये डायग्राम इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, आप यहाँ पे थोड़े ज़्यादा बबल्स बना लीजिए ऐसे करके, कि हमारे कैथोड में ज़्यादा बबल्स फॉर्म होकर फटफट गैस फॉर्म हो रहा है, एनोड में कंपेरेटिवली कम गैस फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है सर, ये देख लिया। सर अब मुझे ये बताओ, ये आपने जो कैथोड में ज़्यादा होगा एनोड में कम होगा, ऐसा कैसे बता दिया, बताता हूँ आपको। देखिए H2O रिएक्शन लिख रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो H2 + O2 आया मेरा। अब इसको बैलेंस करते हैं। सर H और H तो बैलेंस है, बताइए। सर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो उसको बैलेंस करके यहाँ पे 2 लिखा। जैसे ही यहाँ पे 2 लिखा, अब वापस से हाइड्रोजन का चेक किया, तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ गया। अब देखिए, ये गया था कैथोड के पास में, ये गया था मेरा एनोड के पास में। अब देखोगे अगर आप, तो 2H2O को पास, इलेक्ट्रिसिटी पास में 2H2 + O2 आता है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब ब्रेक हो रहा था मेरा, जब ब्रेक होता तब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बनाए एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाए। देखिए 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, इसलिए हाइड्रोजन मेरा डबल बना है ऑक्सीजन से। मैंने पता है आपको स्टार्टिंग में कहा था, आज बैलेंसिंग के समय कुछ नया सिखाऊंगा आपको, वो यही चीज़ था। देखो इससे मुझे क्या समझा कि अगर मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ब्रेक करता हूँ तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 ही मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मुझे मिलता है। समझा ये चीज़ क्या हुआ? चलिए ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमारे कैथोड में ज़्यादा आता है, प्लस ये भी याद रखना है आपको कि कैथोड में हाइड्रोजन आता है और एनोड में ऑक्सीजन आता है। सर इसको याद कैसे करना है, एक बहुत ही सिली सी ट्रिक बता रहा हूँ, आपका कोई बेटर ट्रिक हो तो अच्छी बात है, मुझे भी बताइएगा। मैंने ऐसे याद किया है कि वोवेल के पास वोवेल जाता है, तो वोवेल के पास वोवेल और नॉन वोवेल कॉन्सोनेंट का कॉन्सोनेंट। देखिए एनोड के पास जाता है ऑक्सीजन, यानी ए और ओ, ये दोनों की दोनों क्या है, वोवेल्स है। और कैथोड के पास जाता है क्या, हाइड्रोजन, ये दोनों कॉन्सोनेंट्स है। जिनको कॉन्सोनेंट्स नहीं पता है, मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे किसी बच्चे नहीं बताता था कॉन्सोनेंट बोलते हैं, तो वो क्या होता है, जो वोवेल ना हो, यानी BCDFGH JKLMNP QRST VWXYZ, ये सब कुछ जो होता है वो जाता है कॉन्सोनेंट्स। तो देखिए सी के पास H जाता है, कॉन्सोनेंट का कॉन्सोनेंट, और वोवेल का वोवेल जाता है ना, एनोड के पास में ऑक्सीजन जाता है। एक तरीका हो गया अपना याद करने का। तो देखो ये पूरी की पूरी रिएक्शन मैं आपको आपस समझाता हूँ कि हुआ क्या है इसमें। हम लोगों ने सब कुछ एक मग्गा लिया, होल ड्रिल किया, उसके अंदर रबर स्टॉपर डाला, इलेक्ट्रोड लगाया, पानी भरा, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, स्विच को ऑफ ही रखा पहले, फिर HCl वगैरह डाला, H2SO डाला, टेस्ट ट्यूब पलटाई, बिजली ऑन किया, थोड़ी देर रुके, कैथोड में गैस आई, एनोड में गैस आई, कैथोड की गैस पॉप साउंड कर बर्न की, एनोड की गैस में ज़्यादा अच्छे से बर्न किया, कैथोड में डबल गैस थी। ये सब कुछ जो हुआ, उसके बाद में आपको सिर्फ इतना समझा कि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें मिल रहा है। हाइड्रोजन कैथोड के पास जा रहा है, ऑक्सीजन एनोड के पास जा रहा है, हाइड्रोजन डबल अमाउंट है, ऑक्सीजन कम अमाउंट का। तो 2 ऑब्जर्वेशन ने क्या है, कैथोड के पास गया हाइड्रोजन, एनोड के पास गया ऑक्सीजन, ये हो गया एक सिंगल ऑब्जर्वेशन। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि कैथोड की गैस को जब मैं बर्निंग के लिए लेके गया तो पॉप साउंड हुआ, मतलब हाइड्रोजन था। एनोड की गैस को जब लेके गया बर्निंग के लिए तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली बर्न होगी कैंडल, मतलब ऑक्सीजन था। ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन हो गया।
दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि हाइड्रोजन जब कलेक्ट हुई है या कैथोड में जो गैस कलेक्ट हुई है डबल कलेक्ट हुई थी एनोड की गैस से। ये हो गया आपके दोनों ऑब्जर्वेशन। रिएक्शन आप लोग सिंपल सा है, ये लिख सकते हो 2H2 ऑन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास करने के आप ई माइनस भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिसिटी पूरा लिखा हुआ है तो आई वुड सजेस्ट आप भी इलेक्ट्रिसिटी लिख लीजिए। तो 2H2 ऑन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल गिव यू 2H2 प्लस O2। फेयर टू क्लियर? बेटा ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोला जाता है। तो हमने सेकेंड तरीके का डिकम्पोजिशन सीख लिया। अब बेटा एक और चीज़ बताता हूँ मैं, एक चीज़ होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी आज पास किया जाता है तो ये एंडोथर्मिक होता है। ये यूज़ किया जाता है, देख लीजिए मैं लिख देता हूँ, इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर naturally occurring chlorides and oxides। तो इसका मतलब क्या हुआ है, वैसे अपन मेटल्स नॉन मेटल्स में सीखने वाले हैं, पर मैं आपको जस्ट थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, ये इतने इजीली फ्री स्टेट में मिलते नहीं है। मतलब ऐसे ही अपन गए सोडियम ढूंढने, सोडियम का मिल गया, अपने वो डब्बा उठा के लेके, वैसा नहीं होता है। सोडियम किसी का रिएक्टेड फॉर्मेट में मिलेगा, या कोई और मैग्नीशियम देखने का वो किसी के रिएक्टेड फॉर्मेट में मिलेगा। तो ये इसको जब हम लोगों को प्योर फॉर्मेट में लाना जाता है तो ये मेजरली हमको ऑक्साइड या क्लोराइड फॉर्मेट में मिलते हैं, तो हम लोग ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। समझा ये क्या हुआ है? नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, आप मेटल्स और नॉन मेटल्स में एक्सट्रैक्शन के में सीखते हो। अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हम यूज़ किस लिए करते हैं, इसके एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स यूज़ करते हैं। तो देखो अपन ने लास्ट लेक्चर में थर्मल डिकम्पोजिशन सीखा था, ये वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस सीख लिया। अब एक लास्ट जो थर्ड वाला है, जिसे हम लोग बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो मुझे अगर डिफाइन करना रहेगा ना, अगर मुझे थर्मल डिकम्पोजिशन को डिफाइन करना है तो मैं बोलूंगा इट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर मुझे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को डिफाइन करना है तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कैरिड आउट, या फिर प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कैरिड आउट अंडर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होगा, डिकम्पोजिशन कैरिड आउट अंडर सनलाइट, या पासिंग ऑफ सनलाइट, SUNLIGHT, सनलाइट के इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें बहुत दो सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स जो लिखिए, सिंपल सी दो मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ, पहले लिख देता हूँ फिर आपको पूरा बताऊंगा मैं। AgCl के ऊपर से सनलाइट पास किया, वैसे सनलाइट के लिए भी चाहूँ मैं तो मैं UV लिख सकता था, UV रेज होते हैं ना अपने वैसा, बट अगेन आपके बुक में सनलाइट जैसे आप सनलाइट ही लिखिएगा। तो ये Ag प्लस Cl2 आता है, Cl2 गैस फॉर्मेट में आता है, ये सॉलिड आता है, ये सॉलिड आता है। वैसे ही अगर मैं AgBr जो कि अगेन सॉलिड है, उसमें से भी सनलाइट, ये गैस था ठीक है, सनलाइट पास करूँगा तो ये भी Ag प्लस Br2 देगा। बैलेंस कर रहा हूँ सिंपल सा, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2। ठीक है, देखो अगर मैं कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, Ag मतलब होता है सिल्वर, तो सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl, दोनों की वैलेंसी 1 1 है तो क्रिसक्रॉस तो AgCl ही बना। सिल्वर ब्रोमाइड तो AgBr हो जाएगा। इसको सनलाइट के प्रेजेंस में अगर लाता हूँ मैं तो क्या हो जाता है, ये फटाफट ब्रेक हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में, या सिल्वर और ब्रोमीन में। देखिए सॉरी ये Br2 है, सॉरी, ये सिल्वर क्लोराइड में और सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक होगा, सिल्वर ब्रोमाइड में, सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसका क्या खासियत है, बेटा ये जो दोनों है ना, ये रिएक्शंस, ये दोनों रिएक्शन के कलर चेंज, सॉरी ये दोनों रिएक्शन के कलर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कलर चेंज में लिख देता हूँ, AgCl होता है व्हाइट, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रे में। देखिए याद रखिए सिल्वर का कलर होता है ग्रे, AgCl का व्हाइट होता है, Ag का ग्रे होता है। तो अब AgBr होता है पेल येलो, ये भी कन्वर्ट हो जाता है ग्रे में। तो अगर मुझे AgCl के इसमें ऑब्जर्वेशन लिखने बोला जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे। और ये AgBr के फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का बोला जाएगा तो मैं बोलूंगा पेल येलो टू ग्रे। बेटा देखो आपको कलर तो कुछ भी हो जाए, आपको कलर याद रखना है। देयर इज नो अदर ऑप्शन कि आप कुछ अंडरस्टैंड कर सको उस चीज़ को और फिर आप लिख पाओगे। कलर याद है फट से लिख दोगे, नहीं याद है या तो आप किसी का छापोगे, तो इतना ईजी नहीं होता है बोर्ड्स में। ये छोड़ के आओगे, छोड़ के आना बड़ा ईजी होता है, पर जब मार्क्स जाते हैं तब जान जलती है। इसलिए सिंपल तरीका क्या है, याद रखो बेटा,
2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब सर ये दोनों रिएक्शंस इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि ये दोनों की दोनों रिएक्शंस यूज होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। किसमें यूज होती है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। सर ये कैसे यूज होती है? आपके कोई काम का नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। आप बस याद रख लीजिए कि ये दोनों फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शन हमने सीखी है वो किस में यूज हो रही है? हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, तो बेटा देखो 2 चीजें सीखी हम लोगों ने आज। नहीं, पहला का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा देखा हमने फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसका एक और नाम है फोटोलिसिस। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस में रिएक्शन या डिकम्पोजिशन कैरिड आउट अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इलेक्ट्रोलिटिक में कैरिड आउट अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऊपर वाले यानी इलेक्ट्रिसिटी वाले में क्या क्या देखा हम लोगों ने? सर वो 2:1 रेशियो में आया था, मतलब हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन 1 था। हाइड्रोजन कैथोड के साथ था, ऑक्सीजन एनोड क्या जा रहा था। हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ बर्न हो रहा था, ऑक्सीजन में ज़्यादा क्या बोलते हैं एफिशिएंटली बर्न हो रहा था। ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। उसमें HCl HCl क्यों ऐड किया था, पूरा एक्सपेरिमेंट आपको याद है। इसमें क्या देखा सर? AgCl ब्रेक डाउन होकर Ag + Cl2 दे रहा था, मतलब व्हाइट से ग्रे हो रहा था, और AgBr ब्रेक डाउन होकर Ag + Br2 में कर रहा था, मतलब पेल येलो से ग्रे में हो रहा था। ये चीज़ हम लोगों ने देखी। ये रिएक्शन किस में यूज हो रही थी? ये रिएक्शन यूज होती थी सर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, और ये ऊपर वाली इलेक्ट्रोलिसिस वाली जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में यूज होती है। वो किस चीज़ से यूज होता है? जो नेचुरली अकरिंग मेटल्स रहते हैं उसको उसके ऑक्साइड्स और क्लोराइड से प्योर फॉर्मेट में लाने के लिए यूज किया जाता है। फाइन, ये वाला पॉइंट हो सकता है आपको इतना से समझा ना हो, बट अभी रट के चलिए, आप जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। अब बेटा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो वैसे तो अपने कई बार पढ़ चुकी है, सुन चुकी है, बोल चुकी है, बस लिखी नहीं थी, इसलिए बता देता हूँ। एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? जिसमें एनर्जी इज कंज्यूम्ड, यानी रिएक्शन को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, या फिर बोल सकता हूँ रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड बोलूँ या एब्जॉर्ब बोलूँ, कुछ भी चल जाएगा। इस मे बी कंज्यूम्ड या फिर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, देखिए आप कंज्यूम्ड भी बोल सकते हैं, एब्जॉर्ब भी बोल सकते हैं। जो रिएक्शंस में एनर्जी कंज्यूम होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या क्या तरीके की एनर्जी कंज्यूम हो सकती थी? ये तो हीट देना पड़ सकता था, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, या फिर सनलाइट। सिंपल, एक ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आपको कई बार आता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेटा देखिए कुछ भी नहीं, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन के बीच में, कॉम्बिनेशन में क्या होता है? 2 और मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म 1 सिंगल प्रोडक्ट, और डिकम्पोजिशन में क्या होता है? इसका उल्टा, 1 रिएक्टेंट ब्रेक्स टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ये एक हो गया। और हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर मोस्टली एक्सोथर्मिक एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर मोस्टली एंडोथर्मिक। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, याद है सब चीज़ें आप लोगों को? तो फाइन, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अपने जो सेकंड सब पार्ट था किस चीज़ का? डिकम्पोजिशन यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का। कॉम्बिनेशन देख चुका था, डिकम्पोजिशन देख लिया है। फट से अपन लोग बस एक बार ये इसमें देख लेते हैं अपने नोट्स में। ये देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट इन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पूरी एक्टिविटी दी हुई है आप लोगों को, आपको ये समझाया था मैंने। सर रिएक्शन दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन में दिया हुआ है आप लोगों को वही चीज़ जो बताई थी मैंने। फिर यहाँ पे ये भी बताया हाइड्रोजन क्या होता है, डबल क्यों आ रहा है हमारा, क्योंकि जब बैलेंस करें तो 2H2 + O2 यानी 1O2 आ रहा है इसके लिए। फिर वो बताया हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज ऑल्सो यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। फिर नेक्स्ट है फोटोलिटिक या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, फोटोलिसिस भी बोलते हैं। ये है डिकम्पोजिशन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो सर देखिए सिल्वर, जिसमें 2 रिएक्शन दिए, AgCl को सनलाइट से पास किया तो Ag + Cl2 आया। कलर चेंज क्या है? वो हुआ है व्हाइट से ग्रे। और दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस से पास किया तो ये जाता है सिल्वर + ब्रोमीन, यानी क्या कहते हैं पेल येलो से ग्रे। तो बेटा इसी कारण से ना इनको, ये दोनों जो सोल्यूशन है, जब इनको मैं स्टोर करता हूँ तो इसको डार्क कलर की बोतल में करता हूँ, जिससे सनलाइट अंदर घुस ना पाए। ऐसा ही एक और है, वैसे आपको रिएक्शन है नहीं, पर आपको बुक में मिल जाएगा कि ये हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड जो होता है H2O2,
उसको भी हम लोग डार्क कलर की बॉटल्स में स्टोर करते हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड वैसे मेडिकल पर्पज से यूज़ होता है, बट उसको कभी पी लोगे तो पॉइजनस होता है, मर जाएगा वो। शायद से, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। H2O2 अपने को वूंड्स वगैरह जब लगता है ना, तो उसको साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको भी हम लोग डार्क कलर की बॉटल में रखते हैं। उसका रीज़न क्या है, वो भी सनलाइट में फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन शो करता है, बट रिएक्शन हमें है नहीं, इसलिए उसके ऊपर इतना वरी हम लोग कर नहीं रहे। ठीक है, फिर ये दोनों रिएक्शन किस में यूज़ होती है, हमारी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हो गया, जिसमें एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब हो रही है या कंज्यूम हो रही है। किस फॉर्म की एनर्जी हो सकती है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट। फिर आपको कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बीच में मैंने डिफरेंस बताया है। ठीक है यहाँ तक के। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, एक डिस्प्लेसमेंट और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों रिएक्शन बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आप यहाँ तक एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।